6-7 दिन ये, और फिर साइंस का कुछ सेट हम लोग कर लेंगे, क्योंकि और करंट अफेयर तो आप लोग को डाला हुआ, करंट अफेयर जो भी फॉर्म भरे हैं वो सारे लोग बिल्कुल उसी को स्कैन कर जाइए, एकदम विश्वास कर करके। किसी भी सोर्स पे आपको भरोसा करना पड़ेगा, और ये भरोसा हम आपको बार बार क्लास में भी दिलवाए हैं कि कहाँ से सवाल पूछा जाता है। और फिर जब 12 तारीख को एग्ज़ाम दे करके आइएगा, 12 फरवरी को, तो फिर और अधिक विश्वास हो जाएगा। तो इसी लेकर के जो भी लोग हैं वो सारे जो भी बीपीएससी के फॉर्म भरे हैं और जो बैठिएगा एग्ज़ाम में, वो प्रयास करिए कि हर चीज़ को स्कैन कर जाए, बिल्कुल इफ़ बट लगाए हुए, ये आएगा कि नहीं आएगा। बस सारे कंटेंट हम वही डाल रहे हैं डिस्क्रिप्शन में जो आने लायक है, समझ रहे हैं ना। और डिस्क्रिप्शन भी इतना दे दिए हैं कि सवाल हमको नहीं लगता है कि इसे छूटने वाला है। इसीलिए सब लोग प्रयास करिए कि जो भी अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं या उसको पीडीएफ को नहीं देख पाए हैं तो प्रयास करिए उसको स्कैन कर जाइए, ठीक है ना। चलिए, ये जो होगा सवाल, हम लोग 13 सवाल उसमें कर चुके थे। जो पार्ट 1 वीडियो था उसमें हम लोग 13 सवाल कर चुके थे, 13 ही किए थे ना, 13 सवाल कर चुके थे। और अभी जो होगा हम लोगों का वो 14वां नंबर सवाल होगा, 66वीं बीपीएससी का ही, 66वीं का ही 14वां नंबर सवाल से होगा, ठीक है। ये पार्ट 2 जो वीडियो आपको मिलेगा, ये पार्ट 2 करके मिलेगा आपको यूट्यूब पे, ठीक है ना। तो रिवाइज करने के लिए अगर आप देखिएगा तो 2 सीरीज आपको 66वीं का मिलेगा, एक पार्ट 1 का और एक पार्ट 2 का। चलिए हम लोग चलाते हैं सवाल पे। जो हम लोगों का सवाल था वो 14वां नंबर सवाल था। चलिए चलिए सवाल है कि इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भूला भाई देसाई। क्या आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा भूला भाई देसाई, भूला भाई देसाई, ठीक है साहब। भूला भाई देसाई इसके पक्ष में, जो आईएनए जो था संस्था, इसके पक्ष के वकील थे, क्योंकि इन पर जब मुकदमा चलाया गया था, आईएनए के जो भी सदस्य थे उस पर जब मुकदमा चलाया गया था तो जो भूला भाई देसाई थे इसकी वकालत कर रहे थे। और इसमें जो पैरवी किए थे, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग इसमें पैरवी वगैरह किए थे, ठीक है ना। तो इससे जुड़ा हुआ जो भी डिस्क्रिप्शन है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। 1945-46 में आईएनए के अधिकारी पीके सहगल, कर्नल गुरुबख्श सिंह, मेजर शाहनवाज पर दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 में क्या चलाया गया था, मुकदमा चलाया गया था। मुकदमा इसलिए चलाया गया था क्योंकि ये जो संस्थाएं थी ये आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दे रही थी, और इसके साथ साथ ये जो थे नवयुवकों को, जो युवा राष्ट्रवादी थे, उनको संगठित करने का कार्य कर रही थी, और एक तरह से आज़ादी की लड़ाई को प्रबल सक्रिय कर दिया था, जिसके कारण भूला भाई देसाई ने इन सबों का वकालत लड़ा था। और वकालत लड़ने का कारण ये था कि आईएनए के जो भी सदस्य थे, जो भी अधिकारी लोग थे, उन पर मुकदमा दायर हो गया था, ठीक है। उस पर केस कर दिया था अंग्रेज लोग, क्योंकि ये अंग्रेजों के खिलाफ में ये विद्रोह था या जो भी संस्थाएं था, ठीक है ना। तो इसी लेकर के पीके सहगल, कर्नल गुरुबख्श सिंह, मेजर शाहनवाज पर दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया गया था। इसमें आईएनए के पक्ष के जो वकील थे भूला भाई देसाई थे, और इनके जो पैरवी करने वाले थे वो तेज बहादुर सप्रू, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा, तेज बहादुर सप्रू, अरुणा आसफ अली एवं नेहरू कर रहे थे। ये इनके पैरवी कर रहे थे, इनके समर्थक थे आईएनए के। और जो वकालत कर रहे थे, यानी वकील जो थे इनके पक्ष के, वो थे भूला भाई देसाई, ठीक है साहब। इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है। बाद में जब इन पर जब चला था मुकदमा, तो मुकदमा तो चला, लेकिन 1946 में जाकर के उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड बेवेल, वो बेवेल क्या कर दिए थे, इनकी सज़ा को माफ़ कर दिए थे, ठीक है साहब। इतना पॉइंट हम लोगों को इससे ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है हमारा कि मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टुटगार्ट। स्टुटगार्ट कहाँ है, स्टुटगार्ट ये जर्मनी में, कहाँ है, जर्मनी में, ठीक है। कहाँ ये, जर्मनी में है स्टुटगार्ट। मैडम भीखाजी कामा, इनका पूर्ण नाम है मैडम भीखाजी कामा,
ये बम्बई के एक पारसी परिवार में इनका जन्म हुआ था और ये बहुत अमीर परिवार से थे, ठीक है, बहुत अमीर परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये चाहते तो पूरा अपना जीवन जो था ऐशो आराम में गुजार सकते थे, लेकिन इन्होंने भारत के राष्ट्रवादी जो गतिविधियां थी, जो भी आंदोलन था, उनमें सक्रिय भूमिका निभाई और 1907 ईस्वी में पहली बार ये जर्मनी में जो स्टुटगार्ड था वहाँ पर ये भारतीय स्वतंत्रता का झंडा लहराए। वो झंडा भी 3 रंग का बना हुआ था। ये बात अलग है कि वर्तमान जो झंडा है वो झंडा नहीं था, लेकिन 3 रंगों से बना हुआ झंडा था, जिसके कारण इसे कहा गया त्रिरंगी झंडा, ठीक है ना। इसको ये फहराए थे। चलिए थोड़ा सा और इनका देख लेते हैं कुछ डिस्क्रिप्शन। भिखाजी कामा 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ड में तिरंगा फहराया। इसीलिए मैडम भिखाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है, भारतीय स्वतंत्रता की माता कहा जाता है, ठीक है साहब, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भिखाजी कामा का जो जन्म हुआ था 24 सितंबर 1861 को बॉम्बे में भिकई सोराबजी पटेल के परिवार में हुआ था। और ये जो परिवार था किस प्रकार का परिवार था? पारसी परिवार था और बहुत अमीर परिवार थे, ठीक है ना। जर्मनी में भिखाजी कामा तो राष्ट्रवादी गतिविधि का संचालन तो कर ही रहे थे, इनके साथ साथ और भी कुछ व्यक्ति कर रहे थे, जिसमें वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, लाल हरदयाल, ये भी क्रांतिकारी नेतृत्व जर्मनी से कर रहे थे। लाल हरदयाल ऐसे जर्मनी गए थे यूएसए से। यूएसए में लाल हरदयाल ने 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की थी। हाँ, गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, कहाँ के थे? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। कई बार आपको पूछा जाएगा कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था, तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना लाल हरदयाल और इनके सहयोगियों के द्वारा किया गया था 1913 ईस्वी में। ये एक राष्ट्रवादी संस्थाएं थी जो विदेश से चंदा जमा कर करके राष्ट्रवादी गतिविधियों को बढ़ाते थे। राष्ट्रवादी व्यक्तियों को ये राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया करते थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है हम लोगों का अगला सवाल, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? चलिए आंसर बताइएगा, इसका क्या होगा? विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही, सही है क्या? नहीं, क्योंकि विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही नहीं थे, ये प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थी, ठीक है साहब। CR दास को देश बंधु कहा जाता है क्या? सही बात है। विलियम वेडवर्न 1907 के कांग्रेस सभापति, गलत बात है, ये तो गलत बात है। इसमें होगा रास बिहारी बोस। कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1907 में, रास बिहारी बोस, ये कांग्रेस के अधिवेशन जो 1907 में सूरत में हुआ था उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और इसी समय जो है सो सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस 2 भागों में बट गया था, नरम दल और गरम दल। क्योंकि नरम दल जो था 1885 से लेकर के 1907 तक अंग्रेजों को पत्र लिखता रहा, कई तरह के सुधार करने का अंग्रेजी सरकार से इन्होंने आह्वान किया था, कई मांगों को रखा था, लेकिन विनम्रता पूर्वक रखने के कारण, एक सभ्य तरीका से अपने मांगों को रखने के कारण अंग्रेज इस पर कार्रवाई नहीं करता था, इसमें कोई सुधार नहीं करता था। दूसरी बातें कि ये बार बार आंदोलन भी जो होता था कांग्रेस के द्वारा वो बिल्कुल सब तरीका से अनुशासित रूप से होता था, सरकार के विरोध में वो गतिविधि शामिल नहीं था जो संविधान के विरुद्ध था, उस समय के बनाए हुए संविधान का। जिसके कारण जब ये 85 से लेकर के 1907 तक आया ये कांग्रेस, तो उसमें कुछ नए लोग भाग लिए जो युवा लोग हुआ करते थे, और वो इस तरह की मांगों में कि आप आवेदन दीजिए, पत्र लिख के दीजिए, सुधार करने की मांग करिए, वो इसमें विश्वास नहीं रखते थे। उनका मानना ये था कि अंग्रेज शोषण करने के लिए आया है, हमारी जो भीख की तरह हम पत्र लिखते हैं उससे मांग करते हैं, इसको ये सुधार करने वाला है नहीं। इसीलिए हमें उग्र बन करके जैसा को तैसा, उस तरह से अगर वो मारेगा तो हम भी मारेंगे, ठीक है ना, या वो हम लोगों पर दमन करता है, फांसी देता है राष्ट्रवादियों को, तो हम भी उसी तरह से रिएक्ट करेंगे, मतलब ट्रीट फॉर ट्रेट, जैसा को तैसा करना, ठीक है। ये उग्र राष्ट्रवादी का, जिसमें उग्र राष्ट्रवादी का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे बाल गंगाधर
तिलक कर रहे थे, इसी लेकर के तिलक जी को भारतीय अशांति का पितामह कहा जाता है। ठीक है, अशांति फैलाने वाला इनका नाम दिया गया। ठीक है साहब, कि अशांत लोग हैं। ठीक है ना। चलिए ये बातें। उसके बाद देखिएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक थे। सही है क्या? देखिए श्याम कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस के संस्थापक तो थे, लेकिन ये पेरिस में नहीं किए थे। कहाँ किए थे? लंदन में किए थे। और जब हम टेस्ट में इसी प्रकार का सवाल एक शब्द चेंज करके देते हैं तो आप लोग बोलते हैं सर घुमा दिए सवाल को, सारा चीज़ तो ठीक ही लगता है, और जानबूझ के हम डालते हैं क्योंकि सवाल की प्रकृति आप देखिए, इसीलिए करके हम सारे प्रकृति जो बीपीएससी में होता है उन सारी प्रकृति को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर तो आंसर कौन हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका CR दास। ठीक है ना। चलिए अब कुछ देख लेते हैं इससे जुड़ा हुआ डिस्क्रिप्शन जो भी है। चलिए CR दास को क्या कहा जाता है? देश बंधु कहा जाता है। उसके बाद सवाल ये था कि दूसरे सत्याग्रही एक ऑप्शन में दिया हुआ था, तो दूसरे सत्याग्रही नहीं, व्यक्तिगत सत्याग्रही में वो थे कौन? विनोबा भावे प्रथम, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। तो गांधी जी के द्वारा 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पवनार में जगह का नाम है, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किए थे। ठीक है, कहाँ से शुरू किए थे व्यक्तिगत सत्याग्रह? पवनार में किए थे। ठीक है साहब, और 1940 ईस्वी में शुरू किए थे गांधी जी 17 अक्टूबर को, और इसे दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था? व्यक्तिगत सत्याग्रह देखिएगा कि पहले के जो सत्याग्रह हुआ करते थे उससे बिल्कुल भिन्न हुआ करता था। पहले के सत्याग्रह या विद्रोह जो भी भारतीय लोग करते थे वो अंग्रेजों को बताते नहीं थे कि हम यहाँ पर विद्रोह करने वाले हैं या कुछ करने वाले हैं। और जब वहाँ पर विद्रोह किया जाता था या आंदोलन किया जाता था भारतीयों के द्वारा, और जब अंग्रेजी सेना पहुँचती थी तो वहाँ के जो विद्रोही थे, वहाँ के जो राष्ट्रवादी नेता थे, वहाँ से भागने की कोशिश करते थे। ठीक है ना। पहले का जो आंदोलन का स्वरूप था वो बता रहे हैं। और व्यक्तिगत सत्याग्रह में क्या स्वरूप था कि पहले ही अंग्रेजों को, अंग्रेजी अधिकारी को जानकारी दे दी जाती थी कि हम यहाँ पर विद्रोह करने वाले हैं, और खुद वहाँ पर जब हम भाषण देंगे तो भाषण देने के बाद हम खुद अपने आप गिरफ्तारी आपको दे देंगे, आप आकर के हमें क्या करिए, गिरफ्तार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे? तो ये प्रकृति थी व्यक्तिगत सत्याग्रह का। ठीक है ना। और ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, थोड़ा सही कर लीजिएगा, विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। आप देखे थे कि 8 मई को 67वीं का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें यही सवाल पूछा गया था, तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ठीक है साहब। तो सवाल देखिए, अगर हम जितना भी सेट कर रहे हैं, अगर पूरी तरह से हमारा टाइम से पहले हो जाए तो सवाल यहीं से आपके रिजल्ट में आने के लिए जितना सही होना चाहिए वो सारे सवाल यहीं से रहेगा, क्योंकि हम छान दिए हैं पूरे को। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विनोबा भावे को भूदान आंदोलन का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूदान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? विनोबा भावे को। मतलब भूमि दान देने का प्रथा ये शुरू किए कि सरकारी स्कूल से आप क्या करिए, एडमिशन कटवाइए, और आप लोग भारतीय क्या करिए कि स्कूल के निर्माण के लिए या जो भी सार्वजनिक हित है उससे जुड़े हुए कार्यों को करने के लिए आप क्या करिए, भूमि का दान करिए। ऐसा समझ में, ताकि भारतीय लोगों का एक अलग स्कूल हो और सरकार का विरोध भी हो जाए, भारतीय बच्चे अशिक्षित भी नहीं रहे, और भी ये नहीं केवल स्कूल, और भी जो भी सार्वजनिक कार्य हैं उसके लिए। चलिए, बिहार के प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह, दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है साहब, इस बात को भी ध्यान में रखना है। दीन बंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है। देखिए जहां पर आप देखिए कि देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है, वहीं पर जो है सो दीन बंधु किसे कहा जाता है? CF एंड्रूज को कहा जाता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कई बार इस तरह से देगा तो आप कन्फ्यूज कर जाइएगा दीन बंधु और देश बंधु। चलिए उसके बाद देखिए उपाधि उनको दी गई थी। ठीक है ना, जैसे कि राष्ट्रपिता कहा जाता है, ठीक है, नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को, इसी तरह की चीज़ें। चलिए उसके बाद देखिएगा विलियम वेल्डबर्न, जिनके बारे में कहा गया था कि सूरत जो अधिवेशन हुआ था उसमें ये
सभापति थे, तो ऐसा बात नहीं था। विलियम बेडन इलाहाबाद में जो हुआ था 1910 में कांग्रेस का अधिवेशन, उसमें ये अध्यक्ष थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि विलियम वेडनबर्न इलाहाबाद के 1910 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें ये अध्यक्ष के रूप में थे। ठीक है साहब, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में थे। और कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। और इसके पहले जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। ठीक है साहब, और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता जो कर रहे थे, कौन कर रहे थे? रास बिहारी बोस कर रहे थे। रास बिहारी बोस कर रहे थे। उसके बाद देखिएगा कि श्यामाजी कृष्ण वर्मा लंदन में, कहाँ? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में की थी। और इंडिया हाउस को भारत स्वशासन समिति के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? भारत स्वशासन समिति के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? जो इंडिया हाउस बना था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार को आतंकित करके स्वराज की प्राप्ति करना। मतलब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इतना गतिविधि को जारी रखिए, और जिस गतिविधि से वो डरता है, जैसे कि बम फोड़ने से, अंग्रेजों को मारने से, तो आतंकित होगा ना, डरेगा ना, तो उसको डरा करके तब क्या करिए? स्वराज की प्राप्ति कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि जितने साधन अंग्रेजों के पास भारतीयों के साथ लड़ने के लिए था, उतने साधन भारत के लोगों को अंग्रेजों से लड़ने के लिए नहीं था। इसीलिए इनका मकसद था कि अंग्रेजों को डरा कर करके हम क्या कर ले? स्वराज की प्राप्ति कर ले। ये इंडिया हाउस की जो स्थापना की गई थी, इसका यही उद्देश्य था। इसी लेकर के आप देखिएगा कि बाद में अभिनव भारत वगैरह भी बना। तो अभिनव भारत का भी जो सदस्य लोग थे इसी टाइम बना था, 1904 में बना था वो। तो उसके जो थे कानूनगो करके एक व्यक्ति, वो बम बनाने के कला सीखने के लिए गए थे पेरिस वगैरह। ठीक है ना, तो वो देखेंगे बाद में। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि इंडिया हाउस का प्रभार श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने BD सावरकर को दे दिया। किसको दे दिया? बाद में जाकर के BD सावरकर को इंडिया हाउस का क्या कहते हैं, प्रभार दे दिया। और श्यामाजी कृष्ण वर्मा के बाद जो इंडिया हाउस का देख रेख कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, वो BD सावरकर कर रहे थे। BD सावरकर ने 1904 ईस्वी में एक सभा का गठन किया था जिसका नाम था अभिनव सभा। क्या नाम था? अभिनव सभा था। ठीक है साहब, 1904 में बना था इसको, इस बात को याद रखेंगे। और BD सावरकर 1857 की क्रांति का स्वतंत्रता संग्राम नामक किताबें भी लिखी थी। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि 1857 की क्रांति का जो स्वतंत्रता संग्राम की किताबें हैं, किनके द्वारा लिखा गया? BD सावरकर के द्वारा लिखा गया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बाद में जाकर के BD सावरकर को काला पानी की सजा दी गई थी, जो अंडमान निकोबार में एक सेकुलर जेल हुआ करता था, उसमें इन्हें बंद कर दिया गया था। ठीक है साहब, जिसके बाद जब इन्हें बंद किया गया था तो उसके बाद धीरे धीरे इनमें परिवर्तन आना शुरू हो गया था। जो राष्ट्रवादी गतिविधियाँ थी, अंग्रेजों से इन्होंने कई बार माफ़ी भी मांगे थे कि अब हम इस तरह की राष्ट्रवादी गतिविधि में भाग नहीं लेंगे। तो देखिए, इस लेकर के दो मान्यताएं भी अभी हाल फिलहाल में देखिएगा कि इस पर चर्चाएं भी चलती रही हैं कि कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि BD सावरकर अंग्रेजों के डर से वह माफ़ी मांग लिए थे, और इनका कहना था BJP वालों का कि BD सावरकर डर से माफ़ी नहीं मांगे थे। गांधी जी ने उन्हें बोला था कि आप माफ़ी मांग लो, क्योंकि आपको बाहर रहना बहुत ज़रूरी है राष्ट्रवादी गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि 1911 में अपना पत्र लिखे थे ये, और गांधी जी लौट करके 1915 में आए। तो फिर गांधी जी कैसे इनको बोले पत्र लिखने के लिए? अलग अलग मत हैं। ठीक है ना, लेकिन इन लोगों का कहना है कि जो इनको बाहर रहना था, क्योंकि जेल में रह करके ये राष्ट्रवादी गतिविधि को आगे बढ़ा नहीं सकते थे। इसी लेकर के चाह रहे थे कि माफ़ी मांग करके बाहर आएँ, और बाहर आकर के फिर से राष्ट्रवादी गतिविधि को हम आगे बढ़ाएं। ठीक है, ये कहना था। बाकी मतभेद है, जो भी शोध होगा उस पर फिर डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए, अगला, BD सावरकर ने लंदन में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नामक पत्रिका भी जारी किया। उसके बाद देखिएगा कि लंदन में दमन के कारण श्यामाजी पेरिस, और पेरिस से फिर जेनेवा चल गए, क्योंकि इंग्लैंड की राजधानी लंदन में
जब राष्ट्रवादी गतिविधि बढ़ना शुरू हो गया तो वहाँ पर भी क्या हो गया, दमन करना शुरू कर दिया अंग्रेज। सारे संस्था को बंद करना शुरू कर दिया, जो उसके नेता थे पकड़ के जेल में डालना शुरू कर दिया, फांसी देना शुरू कर दिया, जिसके कारण श्याम कृष्ण वर्मा जो थे वो लंदन से पेरिस चले गए और पेरिस से फिर वो कहाँ चले गए, जेनेवा चले गए। ठीक है साहब, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए, लंदन में क्रांतिकारी गतिविधि का जो नेतृत्व कर रहे थे श्यामा कृष्ण वर्मा, वीडी सावरकर, लाल हरदयाल एवं मदन लाल धिंगरा कर रहे थे। कौन रहे थे, मदन लाल धिंगरा कर रहे थे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, मदन लाल धिंगरा कर रहे थे। चलिए, हाँ, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड ये शहर है एक। ठीक है, शहर है एक, जिस तरह से भारत का मुंबई प्रसिद्ध है उसी तरह से। चलिए, अब देखिएगा, मदन लाल धिंगरा, धिंगरा लिखा गया, धिंगरा, हाँ, मदन लाल धिंगरा 1 जुलाई 1909 को कर्जन वायली की हत्या कर दी थी। किसकी हत्या कर दी थी, कर्जन वायली की हत्या कर दी थी। और मदन लाल धिंगरा को 17 अगस्त 1909 को फांसी दे दिया गया। तो कई बार पूछा जाएगा कि कर्नल वायली की हत्या किसके द्वारा किया गया था, तो मदन लाल धिंगरा के द्वारा किया गया था 1909 में, और 17 अगस्त को फिर इन्हें क्या बताएं, चलिए, तो ये मदन लाल धिंगरा का हो गया। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 13 मार्च 1910 को, 13 मार्च 1910 को नासिक षड्यंत्र में वीडी सावरकर को ना गिरफ्तार करके काला पानी की सज़ा दी गई। किसकी सज़ा दी गई, काला पानी की। बताए हैं कि काला पानी जो हुआ करता था वो अंडमान निकोबार का एक सेकुलर जेल हुआ करता था। ठीक है, बहुत कष्टदायक वो जेल था, बहुत छोटा कमरा हुआ करता था उसमें। ठीक है ना, तो इनको दिया गया। बाद में ये अंग्रेज़ों को 1911 में जाकर के एक पत्र लिखे थे, नामा मांगे थे, माफ़ी मांगे थे, और कई बार पत्र लिखे थे, 5 पत्र इन्होंने लिखे थे। बाद में जा करके इनको छोड़ भी दिया गया था। ठीक है साहब, तो इसी लेकर के इस पर थोड़ा सा विवाद भी है। चलिए, बस इतना ही पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए, अगला देखिएगा साहब, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। क्या होगा बताइए, 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस और स्वतंत्रता दिवस की भी घोषणा इस दिन कर दी गई थी। ठीक है, इस दिन स्वतंत्रता दिवस की भी घोषणा कर दी गई थी, झंडा वगैरह फहराया गया था। ठीक है साहब, इसी वजह से 26 जनवरी जो हम लोग संविधान को लागू किए थे, इसीलिए किए थे क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ही भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई थी कांग्रेस के द्वारा, और पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। ठीक है साहब, जिसके कारण जब हमारा संविधान लागू हुआ, वो दिन जो रखा गया वो 26 जनवरी को ही रखा गया था। ठीक है साहब, चलिए, कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है, हाँ, 26 जनवरी 1930 को घोषित किया गया था कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, और लाहौर अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे वो थे नेहरू जी। कौन थे, नेहरू जी थे। और इसी में सबसे पहले पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था, या शब्द का प्रयोग किया गया था, सीधा याद रखिए, पूर्ण स्वराज का जो पहला शब्द प्रयोग किया गया था वो लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, और किसकी अध्यक्षता में हुआ, नेहरू जी की अध्यक्षता में 1929 में हुआ था। और उसके बाद देखिएगा कि 1931 में जो हुआ था वो कराची में हुआ था। कहाँ हुआ था, 1931 में कराची में हुआ था। इसमें पटेल जी थे अध्यक्ष। कौन थे, पटेल जी थे। तो देखिए, पाकिस्तान में 2 अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। एक हुआ था लाहौर, जिसमें हमारे प्रथम प्रधानमंत्री अध्यक्ष थे, और एक हुआ था पाकिस्तान में कराची में, जिसमें हमारे प्रथम उप प्रधानमंत्री अध्यक्ष थे। उप प्रधानमंत्री भी थे, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री पूछेगा तो क्या बोलना है, पटेल जी। ठीक है, गृह मंत्री भी, उप प्रधानमंत्री भी। ठीक है साहब, इस बात को ध्यान में रखिएगा।
उसके बाद देखिएगा यहाँ पर पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग, और स्वराज शब्द का पहला बार जो प्रयोग हुआ था कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1906 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो किए थे दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में ये संपन्न हुआ था। ठीक है साहब। और 26 जनवरी 1930 को जो झंडा फहराया गया था और पूर्ण स्वराज दिवस जो मनाया गया था, उसी के उपलक्ष्य में 26 जनवरी 1950 को संविधान को क्या कर दिया गया था, लागू किया गया था, क्योंकि वो एक खास दिन बन चुका था भारतीयों के लिए, और उस खास दिन को और खास दिन बनाने के लिए इस तरह की बातें की गई थी कि संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है साहब। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? क्या आंसर होगा? बंगाल में द्विशासन, क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा ये रॉबर्ट क्लाइव। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव। कई बार हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में पहली बार 1765 ईस्वी में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया था, जब इलाहाबाद की संधि हुई थी, है ना, इलाहाबाद की संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक है, जो बक्सर का युद्ध हुआ था ना, बक्सर के युद्ध 1764 में जब हुआ था बक्सर का युद्ध, तो बक्सर युद्ध के बाद एक संधि हुई थी 1765 ईस्वी में। इस संधि को बोला गया इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, दो संधियां हुई थी। एक हुआ था अवध का जो नवाब था, शुजा-उद-दौला, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला के साथ हुआ, और एक हुआ मुगल सम्राट जो दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, इनके बीच में हुआ था। ठीक है साहब। तो शाह आलम द्वितीय को तो 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन पर भेज दिया, वार्षिक पेंशन पर भेज दिया। बाकी अवध शुजा-उद-दौला जो था, इससे चुनार वगैरह का किला ले लिया और भी कुछ क्षेत्र ले लिया, ये हो गया। और इसके साथ साथ बंगाल का जो क्षेत्र था, क्योंकि मीर कासिम तो इसमें मीर कासिम तो इसमें मारा ही गया, जिसके कारण बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव क्या कर दिया, 1765 ईस्वी में वहाँ द्वैध शासन व्यवस्था लागू कर दिया। द्वैध शासन व्यवस्था का अर्थ होता है कि शासन जो करेगा ना, शासन जो करेगा वो नवाब करेगा। क्या करेगा? नवाब करेगा। वहाँ पर जनता की जो भी भलाई का कार्य होगा वो सारे कार्य नवाब करेगा। लेकिन उस बंगाल से जो टैक्स होगा ना, राजस्व वसूला जाएगा, तो वो जो होगा वो अंग्रेज करेगा, कंपनी करेगा। तो बताइए अब बंगाल में कितने प्रकार का शासन हो गया? एक हो गया शासन तो कोई और करेगा, वहाँ का व्यवस्था को लागू कोई और करेगा, प्रशासनिक व्यवस्था को लागू करेगा, और एक हो गया राजस्व वसूलेगा, राजस्व वसूलेगा। तो राजस्व वसूलेगी कंपनी और शासन करेगा वहाँ का नवाब, वो भी ब्रिटेन के अधीन, कंपनी के अधीन कार्य करेगा, जो वो कहेगा उतना ही काम करेगा, बस जनता की भलाई करना है, सीधी बात है। तो बताइए कितने प्रकार का शासन? दो प्रकार का शासन, जिसके कारण इसे कहा गया द्वैध शासन व्यवस्था। और द्वैध शासन व्यवस्था 1765 से लेकर के 1772 तक चला, और 72 में जाकर के वारेन हेस्टिंग्स 1772 में जाकर के द्वैध शासन व्यवस्था को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है साहब। और द्वैध शासन व्यवस्था जो था ना, इस समय बंगाल के क्षेत्रों को, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्रों को पूर्णतः लूटा गया अंग्रेजों को द्वारा। और इतना लूटा गया था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, वो उसकी जमीर जाग उठा और वो खुद बोला ब्रिटेन में जाकर के कि जितनी भ्रष्ट सरकार भारत में 1765 से लेकर के 72 तक रही, जितना शोषण किया गया, जितना चूसा गया, धरती के इतिहास पर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, और भविष्य में भी लगता है कि इतनी बुरी और इतनी भ्रष्ट शासन भारत के या पूरी दुनिया के इतिहास में कभी नहीं होगी। इस तरह का लॉर्ड कॉर्नवालिस अपना वक्तव्य दिया था द्वैध शासन व्यवस्था को लेकर के। ठीक है साहब। चलिए, क्योंकि द्वैध शासन व्यवस्था कंपनी का केवल उद्देश्य था इसको लगा करके वहाँ से अधिक राजस्व वसूल कर लेना, जमा कर लेना, गरीबों का शोषण कर लेना, किसानों का शोषण करना। ठीक है, बस यही काम था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। चलिए कुछ देख लेते हैं इससे और भी जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है। बात आई रॉबर्ट क्लाइव की,
तो रॉबर्ट क्लाइव को पता है कि 1757 की जब प्लासी की लड़ाई हुई थी, जिसमें सिराजुद्दौला जब मारा गया, इसमें सेनापति प्लासी की लड़ाई में जो सेनापति था वो रॉबर्ट क्लाइव ही था अंग्रेज़ों की तरफ से। और जब ये प्लासी का युद्ध जीत जाता है तो कंपनी क्या करती है कि बंगाल का गवर्नर 1757 में ही नियुक्त कर देता, किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। तो बंगाल का पहला गवर्नर अगर पूछाएगा कि कौन है तो क्या बोलेंगे? रॉबर्ट क्लाइव बोलेंगे। 1757 में से नियुक्त किया गया था। 1757 से लेकर के 1760 तक ये बंगाल के गवर्नर के रूप में कार्य किया। फिर ये ब्रिटेन चला गया। लेकिन जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो बक्सर के युद्ध के समय इन्हें फिर वापस बुलाया गया था, क्योंकि बंगाल के क्षेत्रों से, क्योंकि 57 की लड़ाई ये लड़ा, सेकेंड नंबर 1757 से 60 तक ये गवर्नर रहा। तो बंगाल की जो स्थितियां थी, बंगाल का जो क्षेत्र था, उसको भली भांति जो जान रहा था वो रॉबर्ट क्लाइव बेहतर जान रहा था। इससे बेहतर कोई बंगाल को जान नहीं पाता था अंग्रेजों की तरफ से, जिसके कारण बक्सर की लड़ाई को लड़ने के लिए, दिशा निर्देश के लिए इनको बुलाया गया था। ऐसे बक्सर की लड़ाई में जो सेनापति थे वो हेक्टर मुनरो थे। कौन थे? हेक्टर मुनरो थे, लेकिन ये दिशा निर्देशन में थे। और जब ये फिर बक्सर की लड़ाई जीत जाते हैं तो फिर इन्हें 1765 से 67 तक बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है। ठीक है साहब। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि अगस्त 1765 में क्या हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी। और इसी संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया था। बिहार का दीवान, इस द्वैध शासन के लिए ना टैक्स बढ़िया से वसूला जाए, कोई भी किसान छूटे नहीं, इसलिए बिहार के लिए अलग दीवान नियुक्त कर दिया। दीवान मतलब राजस्व अधिकारी, जो रुपया वसूलता था, टैक्स वसूलता था। तो बिहार के लिए अलग कर दिया और फिर बंगाल के लिए अलग कर दिया। तो बिहार में जो दीवान नियुक्त किया गया था वो सीताब राय को, और बंगाल का जो उप दीवान नियुक्त किया गया था वो राजा खां को नियुक्त किया गया था। ठीक है साहब। उसके बाद देखिएगा कि रॉबर्ट क्लाइव प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेनापति था, ये पहले भी बताए हैं। रॉबर्ट क्लाइव 1774 में क्या कर लिया था? आत्महत्या कर लिया था। रॉबर्ट क्लाइव 1774 में जाकर के आत्महत्या कर लिया था। देखिए, जब भी किसी सब व्यक्ति से ना कोई गलती हो जाता है, या कोई गलती ज़बरदस्ती किसी प्रेशर में आके करता है, किसी के दबाव में आके करता है, तो कभी ना कभी उसकी आत्मा जग जाती है, उसका ज़मीर जग जाता है। और वही बात हुआ रॉबर्ट क्लाइव के साथ। बाद में जाकर के इसे अफसोस हुआ था कि जो हम किए बंगाल में द्वैध शासन लगा करके, बहुत गलत था, और जिसके कारण ये क्या कर लिया था? 1774 में जाकर के ये आत्महत्या कर लिया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल का वह कौन सा गवर्नर था जिसने ब्रिटेन जाकर के आत्महत्या कर लिया था, तो क्या बोलेंगे? रॉबर्ट क्लाइव बोलेंगे 1774 में, उस समय जिस समय भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है साहब। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1784 तक बंगाल में रहे। 1772 से लेकर के 1773 तक ये बंगाल के गवर्नर रहे। और 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है साहब, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, तो बंगाल का अंतिम अगर गवर्नर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? वारेन हेस्टिंग्स। क्योंकि आपको कई बार बता चुके, मान लीजिए कि आपके गांव में मुखिया का चुनाव हुआ, कई बार बोले हैं। ठीक है, और आपके गांव में मान लीजिए कि मोहन जीत गया मुखिया का चुनाव। ठीक है, और ये मान लीजिए कि बढ़िया काम नहीं, अच्छा आपके गाँव का मोहन क्या बन गया है? मुखिया बन गया है। ठीक है, अब ये बढ़िया काम नहीं किया, समझ रहे हैं, या जो भी हो, लेकिन अब क्या ये 2 साल तक मुखिया रहा, क्योंकि मुखिया का टोटल कार्यकाल कितना वर्ष? 5 वर्ष। अब 2 साल ये मुखिया रहा, लेकिन ये बढ़िया काम नहीं किया, जिसके कारण सब मिलकर इसका नाम क्या रख दिया? दुखिया। क्या नाम रख दिया? दुखिया। ठीक है साहब। अब आपके गाँव में जो भी बनेगा क्या बनेगा? दुखिया बनेगा। तो 3 साल ही रह गया फिर। तो बोलिए कि आपके गांव को पूछेगा कि अंतिम मुखिया के बना था? मोहन बना था, आए समझ में। और पूछेगा कि प्रथम दुखिया के बना? मोहने बना, आए समझ में। उसी तरह से पूछेगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर के बना?
तो वारेन हेस्टिंग्स। अब पूछेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, तो वारेन हेस्टिंग्स बना। क्लियर है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1772 में द्वैध शासन व्यवस्था क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। किसके द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स कार्टियर का उत्तराधिकारी था। मतलब रॉबर्ट क्लाइव बना था, रॉबर्ट क्लाइव के बाद जो बना था उसके बाद और भी बीच में था, वेरेलिस्ट वगैरह था। ठीक है, लेकिन इससे पहले, हेस्टिंग्स से पहले जो था वो कौन था, कार्टियर था। तो कई बार पूछा जाएगा कि वारेन हेस्टिंग्स, नहीं कार्टियर था। तो पूछा जाएगा कि वारेन हेस्टिंग्स के उत्तराधिकारी के रूप, सॉरी वारेन हेस्टिंग्स का नहीं है, कार्टियर के उत्तराधिकारी के रूप में भारत में किसे बंगाल में गवर्नर नियुक्त किया गया था, तो वारेन हेस्टिंग्स को। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा आगे कि मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख वार्षिक पेंशन क्या कर दिया था, बंद करवा दिया था। ये भी ध्यान में रखिएगा कि इलाहाबाद के संधि के तहत क्या बोले थे कि उसे क्या दिया जाने लगा, 26 लाख रुपया पेंशन दिया जाने लगा। ठीक है, लेकिन ये वारेन हेस्टिंग्स जो आया ना, तो मुगल सम्राट को जो 26 लाख रुपया पेंशन मिलता था, ये भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, बंद कर दिया। आए समझ में। और मुगल पद को जो समाप्त किया गया था वो भारत परिषद अधिनियम 1858 के तहत। ठीक है, उस समय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, तो पद कब समाप्त किया गया वो अलग ध्यान में रखना है, और पेंशन कब समाप्त किया गया तो याद रखना है आपको, ये कौन कर दिया था, वारेन हेस्टिंग्स 74 में कर दिया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वारेन हेस्टिंग्स पर बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार, हाँ, वारेन हेस्टिंग्स पर बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार भ्रष्टाचार का क्या लगाया था, आरोप लगाया था। मतलब वारेन हेस्टिंग्स पर जो बंगाल का एक ब्राह्मण था जिसका नाम था नंद कुमार, ये आरोप लगाया था कि वारेन हेस्टिंग्स जो है ना, ये महारानी से घूस लिया है, ये महारानी से क्या लिया है, घूस लिया है। ठीक है साहब, इस प्रकार के आरोप लगाया था कौन, नंद कुमार। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स पर जब आरोप लगा ना, तो वारेन हेस्टिंग्स क्या कर गया कि उस समय सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश था वो कौन था, एलिजा इम्पे। कौन था, एलिजा इम्पे। आपको बताए होंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी पहली बार भारत में, और उसके जो न्यायाधीश बनाए गए थे, मुख्य न्यायाधीश, वो बनाए गए थे एलिजा इम्पे को। और अन्य न्यायाधीश कौन थे, चैम्बर्स, लिस्टर और हाइड, चैम्बर, लिस्टर और हाइड थे। ठीक है, तो ये उस समय के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे, ये वारेन हेस्टिंग्स क्या कर गए, उसी से जाके मिल गए। ठीक है, और इसको दोस्त बना लिए। ठीक है, और उल्टे ही नंद कुमार पर ही क्या कर दिया, आरोप लगा करके उसी को फांसी पर चढ़ा दिया। समझ रहे बात को, इस तरह की बातें हुई थी। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, कई बार सवाल आ सकता है कि वारेन हेस्टिंग्स पर किस बंगाली ब्राह्मण ने भ्रष्टाचार करने का या घूस लेने का आरोप लगाया था, तो नंद कुमार। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1772 में प्रत्येक जिले में फौजदारी एवं दीवानी अदालत की स्थापना की। वारेन हेस्टिंग्स जो था, प्रत्येक जिला में फौजदारी और दीवानी। देखिए फौजदारी अदालत क्या होता है, आप जब जाइएगा कोर्ट कचहरी देखिएगा कि दो होता है न्यायालय, एक होता है फौजदारी न्यायालय और एक होता है आपका दीवानी न्यायालय। फौजदारी न्यायालय का मतलब हुआ कि मार पीट, लूट पाट, बलात्कार, ये सारे जो होता है ना अपराध टाइप का जो केस, वो आता है फौजदारी में। ठीक है, और दीवानी वो हुआ कि जमीन से संबंधित, संपत्ति से संबंधित, रुपया से संबंधित अगर मामला हो तो वो आता है दीवानी में। आए समझ में, दो तरह का कोर्ट होता है। ठीक है ना, अभी भी वर्तमान में। तो ये जो दो तरह का जो कोर्ट है वो जो शुरू किया, कौन किया, वारेन हेस्टिंग्स के समय में। कब शुरू हुआ था, 1772 ईस्वी में। क्लियर है। उसके बाद देखिएगा कि 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में वारेन हेस्टिंग्स क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, तो उसके तहत क्या हुआ था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का निर्माण किया गया था। मतलब शासन व्यवस्था जो था वो दो भागों में बांट दिया। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। एक व्यापारिक मामला का देखरेख करता था, एक प्रशासनिक मामला का देखरेख करता था। तो जिसके कारण वारेन हेस्टिंग्स के हाथों में बचा किया, जब दो बोर्ड ही बन गया तो वारेन हेस्टिंग्स की शक्तियाँ क्या हो गई, कम हो गई, जिसके कारण वारेन हेस्टिंग्स गुस्सा से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया 1784 में। और जब 84 में इस्तीफा दिया तो 1785 में जाकर के ब्रिटेन में इस पर क्या लगा, महाअभियोग लगा। ठीक है साहब,
तो पूछा जाएगा कि बंगाल का वह कौन सा गवर्नर जनरल या गवर्नर था जिस पर ब्रिटेन में महाअभियोग लगाया गया था। तो याद रखेंगे वारेन हेस्टिंग्स को। और ब्रिटेन जाकर के आत्महत्या कौन कर लिया था? रॉबर्ट क्लाइव कर लिया था। ठीक है साहब, इस बात को याद रखेंगे। और उसके बाद पूछा जाएगा कि बंगाल का वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसे गाजीपुर में दफनाया गया? कार्नवालिस को। ठीक है, लॉर्ड कार्नवालिस को, जो बोला था कि 1765 में जो द्वैध शासन व्यवस्था के तहत जो बंगाल का शोषण किया गया, लूटा गया, इतनी भ्रष्ट सरकार कहीं नहीं थी। ठीक है साहब, वही कार्नवालिस को गाजीपुर में गाड़ दिए, मतलब दफन कर दिया गया था। ठीक है साहब, याद रखिएगा कि कार्नवालिस को गाजीपुर में गाड़ दिए। ठीक है, तो इससे याद रहेगा। ठीक है साहब, चलिए उसके बाद 1772 में याद रखिएगा कि 1872 में लॉर्ड मेयो को चाकू मार करके हत्या कर दिया गया था। ठीक है साहब, याद रखिएगा कि लॉर्ड मेयो को चाकू मार के ममिया दिया गया था। ठीक है साहब, याद रखना है। ठीक है ना? हाँ, बढ़ाया गया, पद बढ़ा, लेकिन क्योंकि उस समय कंपनी दोनों काम कर रही थी, प्रशासन का भी काम और व्यापार का भी काम। तो था क्या कि जब आप दो नाव पर पैर रखिएगा कि आप एसएससीओ हो जाए और बीपीएससीओ हो जाए, तो क्या हो जाएगा? पता चलेगा कि डूब जाइएगा, ना इस नाव पे रहे ना इस नाव पे रहे। ठीक है, क्योंकि एसएससी में जाइएगा इंग्लिश पढ़िएगा, मैथ पढ़िएगा, बीपीएससी में आइएगा जीके पढ़िएगा। तो बीपीएससी का फॉर्म आया, सोचिएगा 20 दिन बचा है तनी बीपीएससी पढ़ लेते हैं। और फिर एसएससी आएगा, सोचिएगा 20 दिन बचा तनी वो पढ़ लेते हैं। तो पता चला ना इधर का रहे ना उधर का रहे। उसी तरह की बात, कंपनी जो थी पहले वो व्यापारिक मामला और प्रशासनिक मामला दोनों कंपनी ही देखती थी, और कंपनी का दोनों कार्य जो संपन्न करता था वो गवर्नर जनरल के हाथों में था। ठीक है साहब, लेकिन ये जब दोनों काम एक ही व्यक्ति कर रहा था, गवर्नर जनरल ही कर रहा था, उसी के अधीन था, तो स्वाभाविक बात है कि जो कोई भी काम पूर्ण रूप से होगा नहीं। इसी लेकर के कंपनी दो भागों में बांट दिया था, प्रशासनिक व्यवस्था अलग और व्यापारिक मामला को अलग कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को बना करके। ठीक है, इसी के कारण क्या हो गया? अब शक्तियां घट गई, पद तो बढ़ गया, शक्तियां घट गई, जिसके कारण वारेन हेस्टिंग्स को गुस्सा आ गया और इस्तीफा दे करके निकल लिया। ठीक है साहब, बाद में उन पर अभियोग भी चला था 1785 में, लेकिन फिर वो 1785 में जो महाभियोग लगा उससे ये मुक्त हो गए थे। ठीक है, क्लियर है ना? महाअभियोग क्या होता है? राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाते हैं, आरोप लगाते हैं कि आप अपने पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किए हैं, संवैधानिक रूप से आप अपने पद का प्रयोग नहीं किए हैं। आया समझ में बात? तो उसको बोलते हैं महाअभियोग। जैसे राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाते हैं, किस अनुच्छेद के तहत लगाते हैं? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर हम लोग महाअभियोग लगाते हैं। ठीक है साहब, चलिए जैसे कि आप अभी क्या स्टूडेंट हैं, तो आपका कर्तव्य क्या है? संवैधानिक रूप से आपके गार्जियन भेजे हैं पढ़ाने के लिए। ठीक है, सॉरी पढ़ने के लिए। ठीक है ना? आप पढ़ने के लिए भेजे हैं, तो अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं, 20 दिन एग्जाम का बचा है, समझ रहे हैं, आप जो है सो रजाई ओढ़ करके फ्री फायर देख रहे हैं, वही उसके बाद हाँ रात में वो फ्री फायर और दिन में चूल में तेल दे करके उसके बाद घुमा करके बाहर वाला हवा लगाइएगा। तो बताइए, क्या अपने स्टूडेंट का जो पद आपको दिया गया उसका क्या कर्तव्य का निर्वहन आप कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब आप अपने पद का क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग कर रहे हैं। जो स्टूडेंट का पद है, तो आपका एक साथी जो होगा ना, वो जाकर के आपके मम्मी को मैसेज देगा, समझ रहे हैं, दिन भर मोबाइले पर फुसुर करते रहता, पढ़ता और नहीं है, समझ रहे बात को। तो वो जो लड़का आपका दोस्त आपके मम्मी को कहने गया ना कि ये भर दिन फुसुर करता है मोबाइल पे, तो ये है महाअभियोग। क्या है ये? महाअभियोग। आया समझ महाअभियोग? चलिए विलियम बेंटिक, देखिए जो ऑप्शन में था थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कर देते हैं। विलियम बेंटिक देखिएगा कि 1828 से लेकर के 1835 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में रहे। ऐसे 1828 से लेकर के 1833 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। क्या रहे? बंगाल के गवर्नर जनरल। कहाँ के? बंगाल के। लेकिन 1833 में जब चार्टर अधिनियम आया था, तब उसके तहत क्या हुआ था
कि गवर्नर जनरल का नाम बदल करके कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल ही होगा, लेकिन वो केवल अब बंगाल का नहीं रहेगा, पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिक। अब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिक ही, जैसे मुखिया और दुखिया समझा है। ठीक है ना, चलिए इतना बातें समझ में आ गया। अब देखिएगा साहब, अच्छा एक बात बताइए हमको, जो हम लोग पढ़ते थे भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, ठीक है, जैसे कि भारत शासन अधिनियम क्या कहते हैं 1919, 1935 ये सब पढ़ते हैं, और एक पढ़ते थे चार्टर अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम। क्या पढ़ते थे, भारत परिषद अधिनियम। दोनों में क्या अंतर था, बोलिए, दोनों में बेसिक क्या अंतर है? देखिए काफ़ी हद तक ठीक बात है। मतलब भारत शासन अधिनियम जितना पढ़ते हैं ना, भारत शासन अधिनियम जितना भी था ना, भारत शासन अधिनियम जो भी आया, इसका मतलब ये हुआ कि भारत शासन अधिनियम में जो बना हुआ कानून है वो भारत में बना है। कहाँ बना है वो, भारत में ही बना है। भारत के गवर्नर जनरल कंपनी के लोगों के द्वारा मिलकर के बनाया गया है। लेकिन भारत परिषद अधिनियम की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपनी नहीं बनाई, ये कानून सीधे ब्रिटेन से बनकर के आया। मतलब भारत बनाया अंग्रेज ही, लेकिन भारत के धरती पे बना तो भारत शासन अधिनियम, और ब्रिटेन से बन के आया तो भारत परिषद अधिनियम, क्योंकि वहाँ के परिषदों के द्वारा, जो मंत्री परिषद हुआ करता था ब्रिटेन, उसके द्वारा बनाया गया ये कानून था। क्योंकि 1858 में आप पढ़िएगा पहला भारत परिषद अधिनियम, इसलिए पढ़िएगा क्योंकि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर करके वायसराय का पद बनाया गया था, और कंपनी जो था वो शासन व्यवस्था सीधे कंपनी से महारानी विक्टोरिया अपने हाथों में ले ली थी, और जो भी कानून बन के आता था वो कानून ब्रिटेन के संसद से बन के आता था, जिसके कारण वो जो आता था ब्रिटेन से उसका नाम हुआ करता था भारत परिषद अधिनियम। क्लियर है? चलिए, हाँ सही बात। चलिए साहब, चार्टर अधिनियम अच्छा, इसी के समय 1806 ईस्वी में जातिगत चिन्ह का प्रयोग एवं कान में बाली पहनने पर रोक लगाने से बेल्लौर में क्या हुआ था, सैनिक विद्रोह हुआ था। मतलब पहले भारतीय संस्कृति हुआ करती थी कि पुरुष लोग भी कान में बालियां पहना करते थे। ठीक है साहब, अभी भी कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अभी ज़्यादा मिलता है। अब देखिए ये मॉडल हो गया है, ये अब मॉडल हो गया, फैशन हो गया है। पहले ये संस्कृति हुआ करती थी, एक प्रतीक। हाँ क्या बोले, दो हुआ था। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए अब देखिए जाति, देखिए ये जो बोल रहे हैं ना जातिगत चिन्ह एवं कान में बाली पहनने से, तो जातिगत चिन्ह का मतलब क्या हो गया, जातिगत चिन्ह जो भी चीज़ें हैं वो सारे चीज़ें अगर आप पहन रहे हैं, चाहे वो टोपी हो या फिर आप जातिगत चंदन लगा रहे हैं या फिर आप कान में बाली पहन रहे हैं या कोई भी आप गला में पहन रहे हैं, ये सारे जातिगत चिन्ह हैं। क्योंकि अंग्रेज आया ही था दो मकसद से, एक तो आया था वो व्यापार करने के लिए, शासन करने का उसका कभी मकसद रहा नहीं, वो आया था व्यापार करने के लिए। दूसरा आया था वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो हिंदू धर्म जब तक वो ख़त्म नहीं होता तब तक ईसाई कैसे लोग हो सकता था। इसी लेकर के हिंदू को धर्म को समाप्त करने के लिए जातिगत जैसे चीज़ों पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, और जो लोग ईसाई धर्म अपनाते थे उनको पदोन्नति कर दी जाती थी, मतलब उसका पद बढ़ा दिया जाता था। ठीक है साहब, इस तरह की चीज़ें थी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अगला है कि चार्टर अधिनियम 1833 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। कौन बना, विलियम बेंटिक बना। ये बातें पहले बोल दी हैं। राजा राममोहन राय के प्रयास से 1829 में संवैधानिक रूप से सती प्रथा को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो पूछा जाएगा कि सती प्रथा का जो समाप्ति हुआ वो किसके प्रयास से हुआ, तो राजा राममोहन राय के प्रयास से। इन्होंने काफ़ी अथक प्रयास किया था सती प्रथा को समाप्त करने के लिए, लेकिन इसको संवैधानिक रूप से, जो एक संवैधानिक तरीका से ये जामा पहनाने का काम किया, वो विलियम बेंटिक किया था। 1829 में कानूनन रूप से इसे क्या कर दिया, समाप्त कर दिया सती प्रथा। सती प्रथा क्या हुआ करता था कि जिस किसी भी महिलाओं की पति अगर वो मर जाया करता था तो उसकी जो पत्नियां हुआ करती थी विधवा, उसको उसी चिता पर साथ में जला दिया जाता था। ठीक है, तो इसी व्यवस्था को बोलते थे
सती प्रथा बोलते थे, ठीक है साहब। और इसी को समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय प्रयास किए और 1829 में विलियम बेंटिक जो है ये इसको कानूनन रूप से संवैधानिक तरीका से समाप्त कर दिया। बाकी चीज़ें बताए हुए हैं सती प्रथा के बारे में और भी डिटेल से। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। और ये ठग जो हुआ करते थे ना, ये देवी काली की पूजा क्या करते थे, समझ रहे बात को? देवी काली की पूजा क्या करते थे और लोगों को ठगा करते थे, समझ रहे? और भयंकर ठग हुआ करता था ये लोग, समझ रहे? लूटपाट करता था एक तरह से, समझिए पुजारी के रूप में लूटपाट। तो इसको खत्म कौन किया? विलियम बेंटिक। लेकिन इसको खत्म करने का जो श्रेय गया किसके द्वारा किया गया? कर्नल स्लीमैन के द्वारा, ठीक है। चलिए याद रखिएगा कि ठग को स्लीमैन क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, ठग लिया। स्लीमैन को एकदम जो है सो सिंपल मैन बना दिया, ठीक है ना। चलिए अगला, मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मतलब पहले जो भी शिक्षाएं थी दूसरे भाषा में, हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषाओं में जो हुआ करती थी उसको अंग्रेजी का माध्यम बनाया गया, ठीक है। और राजा राम मोहन राय भी पाश्चात्य शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। उनका कहना यह था कि जो विदेशी शिक्षा है, जो पाश्चात्य यूरोपियन शिक्षा है, अगर आपको विकास करना है तो आपको उस तरह की चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय सभ्यता की किताबों में जो धार्मिक पुस्तकें हैं उसको पढ़ करके आप वर्तमान सिचुएशन के साथ विकास नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप MBBS की पढ़ाई करिएगा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करिएगा, तो आपको जो बेहतर कंटेंट मिलेगा वो इंग्लिश की किताबों में मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश के विद्वान, अंग्रेज के विद्वान जो थे वो इंग्लिश में वो सारी किताबें लिखे। तो आपको बेहतर अध्ययन करना है तो आपको पाश्चात्य शिक्षा को, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ाना पड़ेगा। ये राजा राम मोहन राय का कहना था, जिसके कारण भारतीय लोग इनका विरोध भी किए थे, ठीक है। और वर्तमान में आप देखिए जीता जागता उदाहरण है कि MBBS की पढ़ाई अब हिंदी में कर दिया गया भोपाल में, ठीक है, पहली बार। चलिए अगला देखिएगा कि शिशु बालिका की हत्या पर क्या कर दिया विलियम बेंटिक? प्रतिबंध लगा दिया गया। कि पहले भी इसी तरह की सिचुएशन जो अभी आप देखते हैं कि लड़का लड़की का सिचुएशन, कि लड़की अगर हुआ तो उसको क्या कर दिया जाए? वध क्या कर दिया जाए, मतलब भ्रूण हत्या कर दिया जाए। तो उस तरह की चीज़ें उस समय भी थी, जिसके कारण विलियम बेंटिक जो था शिशु बालिका की हत्या पर क्या कर दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है साहब। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लॉर्ड कर्जन, ये 1899 से 1905 तक भारत में ये क्या कहते हैं वायसराय के रूप में रहे थे। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था इसी के समय में। 1904 में लॉर्ड कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। पुरातत्व विभाग समझते हैं, जो पुरातत्व चीज़ें हैं, खुदाई वगैरह कर करके पुरानी चीज़ों को ये करना, ठीक है ना। चलिए 1905 में बंगाल का विभाजन भी जो हुआ था वो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, और लॉर्ड कर्जन ही ये घोषणा किए थे बंगाल विभाजन का, ठीक है। चलिए उसके बाद रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना इसी के समय में किया गया था। कार्यकारिणी परिषद के अधिकार को लेकर के किचनर से मतभेद होने पर अगस्त 1905 में इन्होंने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया, ठीक है। कार्यकारिणी परिषद के एक प्रमुख थे जिसका नाम था किचनर, ठीक है ना, ये अंग्रेजी थे। इसमें और गवर्नर जो वायसराय जो थे कर्जन, दोनों में मतभेद हो गया था, ठीक है। और मतभेद हो गया था कार्यकारिणी परिषद के अधिकार को लेकर के, कार्यकारिणी परिषद को कितना अधिकार दिया जाए और वायसराय को कितना अधिकार रहे। तो स्वाभाविक बात है कि कार्यकारिणी परिषद का जो सदस्य था वो किचनर था, तो ये चाहता कि हमारे पास अधिक अधिकार रहे, और वायसराय क्या चाहता? हमारे पास रहे। तो दोनों में मतभेद हो गया, जिसके कारण ये गुस्सा से इस्तीफा दे करके चले गए, क्योंकि उस समय जो किचनर का साथ दिया था वो ब्रिटेन सदन जो था, ब्रिटिश सदस्य, वो सारे साथ दिया था किचनर का, जिसके कारण ये इस्तीफा दे करके निकल लिए, ठीक है साहब। इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अगला है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? आंसर क्या होगा बताइए? आंसर क्या होगा? स्वामी विवेकानंद। सबको पता होगा स्वामी विवेकानंद। चलिए सवाल देखिए, बीपीएससी बहुत ज़्यादा भारी बनाता नहीं है। अभी जो हम देख रहे हैं 66वीं का देख रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत करंट का सवाल है। फिर भी आप क्या देख रहे हैं कि अगर आप सही से पढ़ के जाइए, लॉजिकली पढ़ के जाइए, एकदम स्मार्ट स्टडी करके जाइए, तो आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप वही वाला गम्मो पुच्चो खेलते रहिएगा तब फिर एग्ज़ाम क्रैक आपसे नहीं होगा, ठीक है ना। आपको सीरियसली मेहनत करना पड़ेगा। चलिए, स्वामी विवेकानंद हो जाएगा, तो थोड़ा सा इनसे जुड़ा हुआ जो भी फैक्ट है उनको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। चलिए, बात आई स्वामी विवेकानंद की, तो स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म हुआ था ना 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था, और 12 जनवरी को हुआ था, तो इसी वजह से 12 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। इन्हीं के जन्म अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग मनाते हैं वर्तमान में भी। चलिए, 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में क्या लिए गए थे, भाग लिए थे। 1897 में रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना किया था। इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के जो है सो सम्मान में रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना किया था, और उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को आगे बढ़ाने का इन्होंने कार्य किया था, ठीक है साहब। और विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इन्होंने मूर्ति पूजा का समर्थन किया। इन्होंने मूर्ति पूजा का क्या कर दिया, समर्थन किया। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि बाकी जो भी उस समय धार्मिक सुधार आंदोलन में जो भी संस्थाएं बनी थी वो सारे मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे थे। जैसे राजा राम मोहन राय जैसे लोग, देवेंद्र नाथ टैगोर जैसे लोग, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सारे लोग इनका विरोध किए थे मूर्ति पूजा का। लेकिन इनका जो था विवेकानंद, ये मूर्ति पूजा का क्या कर दिए, समर्थन कर दिए। और इसीलिए क्योंकि ये धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, ठीक है, भारतीय वेदों पर, भारतीय संस्कृति पर ये विश्वास करते थे, इसीलिए इन्हें तूफानी हिंदू के कहा जाता। क्या कहा जाता था, तूफानी हिंदू। क्या कहा जाता था, तूफानी हिंदू कहा जाता था, ठीक है साहब। उसके बाद देखिएगा कि इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। क्या नाम था बचपन का नाम, नरेंद्र नाथ इनका नाम था। इतना पॉइंट यहाँ से आप लोगों को ध्यान में रखना। चलिए, उसके बाद ऑप्शन में एक था दयानंद सरस्वती करके, ठीक है ना, दयानंद सरस्वती थे। दयानंद सरस्वती, इनका जो जन्म हुआ 12 फरवरी 1824 को गुजरात के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और इनके बचपन का जो नाम था मूल शंकर था। नरेंद्र नाथ विवेकानंद का और स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम मूल शंकर था। चलिए, 1875 में इसने आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में की थी, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी, बॉम्बे में की थी। आर्य समाज में लड़का के विवाह का उम्र 25 वर्ष रखा गया था, और लड़की का आयु कितना वर्ष घोषित था, 16 वर्ष घोषित था। कई बार सवाल ये पूछ देता है कि आर्य समाज में लड़कों का जो आयु था कितना वर्ष घोषित किया गया था, 25 वर्ष, क्योंकि ये भी धार्मिक सुधार एक संस्था था जो बाल विवाह का ये लोग विरोध कर रहे थे, जिसके कारण ये लड़का का विवाह का जो आयु था 25 वर्ष और लड़की का 16 वर्ष रखा, ठीक है साहब। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किनके द्वारा किया गया, दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। कई बार ये पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा। और इन्होंने नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। क्या नारा दिए, वेदों की ओर लौटे। इन्होंने मूर्ति पूजा का क्या कर दिया, विरोध कर दिया, ठीक है साहब। इन्होंने मूर्ति पूजा का और भी जो कर्मकांड है हिंदू में, इन सारे चीज़ों का ये लोग विरोध किए थे। चलिए, उसके बाद है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में बंगाल में राधानगर में हुआ था, बंगाल के थे ये। और इनकी मृत्यु 1833 ईस्वी में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हो गया था, ठीक है, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हो गया था, हाँ 1833 में। 1772 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, 1772 में जन्म हुआ था जब वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर बन के आया था बंगाल में, ठीक है, उसी समय 72 में, ठीक है। चलिए, क्या हुआ, हाँ, चार्टर अधिनियम 1833 में आया तो हाँ निपट लिए, ठीक है ना। चलिए, सही बात है। अगला देखिएगा कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का जो निर्माता कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ठीक है साहब। ये भारतीय समाज को सुधार करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे, अथक प्रयास किए थे, इसी लेकर के आधुनिक भारत का इन्हें निर्माता कहा जाता है, ठीक है। 1809 में इन्होंने एकेश्वरवादियों का उपहार नामक पुस्तक लिखे। देखिए, इनका कहना यह था, एकेश्वरवाद इसलिए लिखा गया था क्योंकि हिंदू धर्म में एक चीज़ें थी कि बहुत सारे देवी देवताओं का मान्यता, कि कोई काली मानता है, कोई दुर्गा मानता है, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है। इनका कहना था कि आप देवता को मानिए लेकिन एक ईश्वर को मानिए, गप नहीं करिए, ये ठीक बात नहीं है।
क्या हुआ? हाँ देखिए, जब भी ये वाला प्रोग्राम रहे ना तो थोड़ा सा खुद पर नियंत्रण रखिए, ठीक है, नहीं तो फिर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। चलिए चलिए अगला, क्योंकि आप पैसा दिए हैं हमको सुनने के लिए, है कि नहीं, तो हमको सुनिए। अगर आपको ही बोलना है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर तो इसीलिए ना बोले, तो फिर आप पर महाभियोग लग जाएगा। जो बताए कि आपका अभी कर्तव्य है कि बैठ करके सुनना, चीज़ों को समझना, और अगर आप ये कर्तव्य निर्वहन नहीं कर रहे हैं, अपने विद्यार्थी पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो फिर आप पर महाभियोग लग जाएगा। चलिए, तो इन्होंने मूर्ति पूजा का क्या कर दिया? विरोध। अच्छा ये तो हो गया था ना, यहाँ देखिए, इसीलिए बोले डिस्टर्ब हो जाते हैं। 1809 में एकेश्वरवादियों का उपहार नामक इन्होंने पुस्तक लिखे। 1814 में आत्मीय सभा, जिसे मित्रों का समाज भी कहा जाता था, ये संस्था का इन्होंने क्या कर दिया? गठन कर दिया 1814 में। कौन? राजा राम मोहन राय। 1820 में इन्होंने किताबें लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसेस ऑफ जीसस। क्या नाम था? प्रिंसेस ऑफ जीसस। इन्होंने किताबें लिखी थी। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, और इसी ब्रह्म समाज के कारण ही राजा राममोहन राय काफ़ी अधिक फेमस हुए, प्रसिद्ध हुए थे। और ब्रह्म समाज का जो स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था, वो मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय समाज में जो भी कुरीतियाँ हिंदू में फैला हुआ है, इसको दूर करना था। उसके बाद बाल विवाह का विरोध करना था, सती प्रथा का विरोध करना था, पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देना था, मूर्ति पूजा का विरोध करना था। यह ब्रह्म समाज का उद्देश्य था, मतलब भारतीय समाज को ये तराशना चाहते थे। चलिए, ये 1828 में इसकी स्थापना की, और 1829 में इन्हीं के प्रयास से क्या हुआ था? सती प्रथा का अंत हुआ था। राजा की उपाधि जो दिया था राजा राममोहन राय को, वो अकबर द्वितीय दिया था। कौन दिया था? अकबर द्वितीय दिया था। इनके द्वारा लिखी गई एक और जो किताबें हैं वो है संवाद कौमुदी। कौन है? संवाद कौमुदी इनकी रचना है। किनका? राजा राम मोहन राय। मोहन राय होगा, ओहन राय लिखा गया है। चलिए कोई बात नहीं, मोहन राय को, ठीक है साहब। चलिए, इतना पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान में रखना है। हाँ, आत्मीय सभा, ये भी जो है ना, आत्मीय सभा ये भी, हाँ, जिस तरह से ब्रह्म समाज एक संस्था था, उसी तरह से उससे पहले ही आत्मीय सभा की स्थापना की थी, ठीक है। हाँ, मित्रों का समाज। चलिए अगला, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? इतना बार हुआ होगा, और ये पूछा भी जाएगा। जितना बार हुआ है उतना बार और होगा, क्योंकि सवालें क्रिएट होता है और सवाल बार बार रिपीट भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा C.R. दास एवं मोतीलाल नेहरू। देखिए, C.R. दास और मोतीलाल नेहरू जब गया में कांग्रेस का अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन था वो? 37वां अधिवेशन। कौन सा था? गया में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन हुआ था। 37वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? C.R. दास, यानी चित्तरंजन दास, ये इसके अध्यक्ष थे, ठीक है साहब। और ये जो हुआ था 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। तो इस समय इनका C.R. दास और मोतीलाल नेहरू का कहना था, क्योंकि उस समय केंद्रीय विधानसभा की चुनाव होने वाली थी, क्योंकि आपको पता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारत में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इस प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत जब 1922 में चुनाव हो रहे थे, तो उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपना रुख दिखाना चाह रहे थे कि हमें क्या करना है चुनाव में। तो इसमें गया में जो अधिवेशन हुआ था 1922 में, 37वां अधिवेशन, कई बार आपसे संस्करण ही पूछ लेगा बीपीएससी में। C.R. दास जब इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, तो उस समय कांग्रेस पार्टियां दो भागों में मतभेद हो गया। इनका जो क्या कहते हैं मत था, इनका जो उद्देश्य था वो बट गया था इस सेंस में कि जो C.R. दास और मोतीलाल नेहरू का जो खेमा था, उनका कहना था कि हमें इस चुनाव में भाग लेना है, और इस चुनाव में भाग लेकर के और प्रयास करें कि अधिक से अधिक संख्या में जीत करके केंद्रीय विधानसभा में जाएं। और जब वहाँ जाएंगे, जाने के बाद जब अधिक संख्या में जीत के जाएंगे, तो जीतने के बाद क्या होगा कि जब भी भारत विरोधी कोई कानून बनेगा, तो उसके विपक्ष में हम लोग वोट करेंगे, जिससे भारतीयों को शोषण करने से हम बचा सकते हैं। और ये भी एक क्रांतिकारी लड़ाई ही है। समझ रहे बात को?
तो शोषण से भारतीयों को बचाया जा सकता है। तो एक तरह से इनका भी जो कथन था मेरे समझ से सही ही था कि केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में भाग लें, भाग लेने के बाद उस सिस्टम में जाएं, सरकार का हिस्सा बन जाएं, अंग्रेजी सरकार का, और जब भी भारतीयों के शोषण के लिए किसी प्रकार का अधिनियम, किसी प्रकार का कानून लागू हो तो उसके विपक्ष में हम लोग वोट कर दें, जिसके कारण क्या होगा कि वो कानून ना पास होगा, ना भारतीयों का शोषण किया जाएगा। ये इनका कहना था। दूसरी तरफ बाकी जो कांग्रेस की खेमे थी, दूसरी तरफ उनका ये कहना था, नहीं साहब, हमें कोई भी शोषण से नहीं, किसी से भी नहीं बचाना, हमें के विरोध करना, सीधा चुनाव का विरोध करना, सीधे हमें स्वराज चाहिए, हमें कोई भी अब चुनाव वगैरह नहीं चाहिए, हमें बस आज़ादी चाहिए। ये इनका कहना था। जबकि इनको पता था CR दास को कि अभी आज़ादी अंग्रेज दे नहीं सकता है, इसीलिए फिलहाल इस तरह का रोड मैप अपनाया जाए। इसी वजह से कांग्रेस और CR दास और मोतीलाल नेहरू जैसे लोगों में क्या हो गया, मतभेद हो गया। फिर CR दास और मोतीलाल नेहरू क्या हो गए, कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए, और 1923 में जाकर के इलाहाबाद में, कहाँ, इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का इन्होंने गठन कर लिया। लेकिन 1925 में जब जाकर के CR दास, चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है तो स्वराज पार्टी जो है बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, और जिसके बाद इसका कोई अस्तित्व ढंग का नहीं रह पाया। ठीक है साहब, इतनी बातें। चलिए उसके बाद थोड़ा सा फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए, चित्तरंजन दास दिए। पूरी कहानी तो समझा ही दिए। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन इन्होंने किया, और कहाँ किए, इलाहाबाद में किए। ठीक है साहब। और इंडिया फॉर इंडियंस, इन्होंने इंडिया फॉर इंडियंस नामक पत्रिका जारी किया। मतलब इंडिया फॉर इंडियंस, मतलब इंडिया जो है भारतीयों के लिए है, मतलब भारत भारतीयों के लिए है। पूछेगा कि ये पत्रिका किसने जारी किया, कई बार आपको हिंदी में दे देगा, समझ रहे, तो याद रखना है कौन किए थे, चित्तरंजन दास किए थे। ठीक है, चित्तरंजन दास। और चित्तरंजन दास की मृत्यु जो हुई 16 जून 1925 को हो गई, बताए अभी। और इसी के बाद स्वराज पार्टी जो है सो कमजोर पड़ना शुरू हो गया था। देश बंधु के उपनाम से जाना जाता है ये। ठीक है, ये प्रसिद्ध है। और पेशे से क्या थे चित्तरंजन दास, वकील थे। पेशे से क्या थे, वकील थे। चलिए उसके बाद ऑप्शन में अंबेडकर जी का था नाम, नहीं तो थोड़ा सा उनसे भी चीज़ें देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि मेरा प्रयास ये है। देखिए, एक वीडियो का मतलब यहाँ है, एक प्रीवियस ईयर का मतलब यहाँ है कि हजारों सवाल का संग्रह, समझ रहे। टाइम जो लगेगा कि केवल 12 सवाल हुआ, 13 सवाल हुआ, साहब ये 13 सवाल नहीं है। अगर आप देख लीजिए तो पूरे सवाल का जो भी टॉपिक के इर्द गिर्द जो सवाल घूमता है वो सारे सवाल इसमें कवर है। और मेरा प्रयास यही है कि अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो जो भी टॉपिक से सवाल पूछा है आयोग, स्वाभाविक बात है कि वो टॉपिक उस आयोग के नज़र में है। तो वो टॉपिक नज़र में है तो सवाल वो नहीं पूछ करके उस टॉपिक के इर्द गिर्द जरूर पूछा जाएगा, और वहीं से सवाल आता भी है। और आप देखिएगा कि अगर टोटल हम साइंस का और ये हिस्ट्री वगैरह जो भी हैं अगर डाल देते हैं, और अगर आप प्रॉपर करके चले जाते हैं, प्रॉपर मतलब जितना हम इस पर मेहनत किए हैं उतना अगर आप करके चल जाएगा, आत्मसात कर लीजिएगा, तो आप रिजल्ट के पहले पन्ने में शामिल रहिएगा, इसमें कोई बट नहीं है। चलिए, और ये 20 दिन 25 दिन भी अभी वर्तमान में बहुत काफ़ी है। 25 दिन में तो क्या नहीं हो सकता है, पूरी तरह से काया पलट हो सकती है, लेकिन अंदर का जुनून होना चाहिए। ठीक है साहब, और नहीं तो फिर जवाब देने के लिए आप तैयार रहिए। ठीक है, उस समाज को जवाब देने के लिए तैयार रहिए जो समाज आपके हारने का इंतज़ार कर रहा है। उस भाई बहन, छोटे भाई बहन जो घर में है, उस भाई बहन को जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए जो आपकी सफलता का इंतज़ार कर रहा है। उस माँ बाप को जवाब देने के लिए आप तैयार रहिए जो माँ बाप आपसे उम्मीद लगाए हुए बैठे हुए हैं, और उस जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं जिस जवाब का इंतज़ार उस समाज को भी है। तो सोचना आपको है कि करना क्या है, क्योंकि ये सारे चीज़ें, ये बाकी का 20-25 दिन आपकी ही नहीं, आपके पूरे पीढ़ी का, आने वाली पीढ़ी का, वर्तमान पीढ़ी का और पिछले पीढ़ी का जो मम्मी पापा हैं, सारे लोगों का काया पलट करने वाला है। तो सोचना आपको है कि 25 दिन में चादर ओढ़ के सो जाएं या 25 दिन में पूरा धुआं धुआं कर दें, ताकि जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका भी उम्मीद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपके सफलता का इंतज़ार केवल आप ही नहीं कर रहे हैं,
आपके साथ कई लोगों का सपना है, कई लोगों का उद्देश्य छुपा हुआ है, कई लोगों का आप आईना होंगे, कई लोगों का आप चेहरा होंगे। आपके साथ आपके मम्मी पापा का उम्मीद, आपके साथ आपके भाई बहन का उम्मीद, आपके समाज का उम्मीद, आपके दोस्तों का उम्मीद और आपके उन गुरुओं का उम्मीद जो आपको बचपन से अभी तक खींच के लाए हैं। इन सारों का उम्मीद आपसे जुड़ा हुआ है। सोचना आपको है कि एक चादर के लिए इन सारे व्यक्तियों का पूरी तरह से सपना को तोड़ दें और साथ साथ अपना भी सपना तोड़ लें, या इस पूरे 25 दिन में इन सारे लोगों के साथ साथ अपने उम्मीद को भी पूरा कर लें, अपने सपना को भी पूरा कर लें। सोचना आपको है, क्योंकि सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं। आपके ना मम्मी पापा आपके साथ मेहनत कर सकते हैं, ना आपके भाई बहन कर सकते हैं। आपको मोटिवेट करेंगे, पीछे से खड़े रहेंगे बिल्कुल दीवार की तरह, हिमालय की तरह कि चढ़ जाओ तुम ऊपर, लेकिन चढ़ना तो आपको होगा साहब। इसीलिए करके इस बाकी के 25 दिन में पूरा धुआं धुआं कर दीजिए। जो भी इसको बीपीएससी में बैठने वाले हैं सर 68वीं में, भूल जाइए कि 25 दिन कुछ है भी। बस ये समझिए हमारी दुनिया बस यही किताब है, और जितना करवा रहे हैं जो भी आपसे और हो सके वो कर लीजिए। बाकी हम लोग वन रिपोर्ट को, उसके बाद जनगणना है, उसके बाद फिर आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, ये सारे हम करवा देने वाले हैं लास्ट के टाइम में, जब 4-5 दिन बचेगा तब उस टाइम में। लेकिन आप लोग अपने तरफ से एकदम 100%, अभी 20 दिन ये मत समझिए हम नया स्टूडेंट हैं, समझ रहे हैं बात। नया स्टूडेंट हो या पुराना स्टूडेंट हो, सबके पास समान मौका है, और कोई भी चीज़ें लंबे समय तक आपके पास नहीं रहती हैं। आप जो वर्तमान में कर रहे हैं बस यही आपके साथ है। पास्ट में क्या हुआ, पीछे आप क्या किए नहीं किए मायने नहीं रखता। 20 दिन में भी बच्चा पीटी क्रैक कर लेता है। तो प्रयास करिए कि अपना 100% दीजिए। हारने में तब मज़ा आता है जब अपना 100% दे दिए तब हार गए तब, नहीं तो हारने के बाद ना खुद पर कोसिएगा कि हम किए क्या थे तो हारेंगे क्यों नहीं, तैयारी ही नहीं किए थे तो हारेंगे क्यों नहीं। ठीक है साहब, इसीलिए करके। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपके जीतने का इंतज़ार कर रहे हैं, और आप भी जीतने के लिए ही कोशिश कर रहे हैं। तो सोचना आपको है कि आप जीतने वालों के साथ हैं या जो आपका हारने का इंतज़ार कर रहा है उसके साथ हैं। तो ये सोच करके आप खुद ही आगे बढ़िएगा, और कोई आपके साथ चल नहीं सकता। आपको सपोर्ट कर सकता है, आपको रास्ता दिखा सकता है, चलना तो आप ही का है। चलिए साहब, अगला देखिएगा साहब कि अंबेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930, 31 और 32 में, ये तीनों गोल सम्मेलन में जो भाग लेने वाले थे वो अंबेडकर जी थे, और ये अछूतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, मतलब दलितों का ये प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक है साहब, 1936 में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। उसके बाद बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन भी इन्होंने मुंबई में 1924 में किया था। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी एवं अंबेडकर के बीच में क्या हुआ था, पूना समझौता हुआ था। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में पूना समझौता हुआ था, जिसे पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये समझौता क्या हुआ था कि अंबेडकर जी का कहना था कि जो भारत का जो प्रतिनिधित्व अंग्रेज दे रहा है, इसमें दलितों का अलग से आरक्षण होना चाहिए, अलग से प्रतिनिधित्व होना चाहिए, दलित के लिए अलग से सीट आवंटित करिए। ये इनका कहना था, किसका, अंबेडकर जी का। लेकिन गांधी जी इसके विरोध में थे। गांधी जी ये कह रहे थे कि अंग्रेजों ने पहले ही हिंदू और मुस्लिम करके मुस्लिमों को पृथक कर दिया है। अगर आप दलित के लिए अलग प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो ये समझ लीजिए कि हिंदू को भी बांटने की बात होगी। दलित अलग हो गया और जो बाकी बचा वो अलग हो गया। तो इस तरह से हिंदू, एक तो मुस्लिम बटा ही, अब साथ साथ हिंदू भी बट जाएगा। इसीलिए करके दलितों को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन दलित के लिए अलग प्रतिनिधित्व की बात नहीं करिए। जिसके कारण जब अंबेडकर जी दलित के लिए अलग प्रतिनिधित्व की बात करने लगे तो गांधी जी अनशन पे बैठ गए थे।
जिसके कारण अंत में जाकर के अंबेडकर जी ने अपने जो अलग प्रतिनिधित्व की मांग थी उसको वापस कर लिया और उसी के बीच में गांधी और नेहरू के बीच में एक समझौता हुआ पुणे में, जिसे कहा जाता है पूना समझौता। आया समझ में? और ये कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है साहब, यही चीज लिखा हुआ था जिसके कारण अंबेडकर जी हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की क्या कर रहे थे? मांग को क्या कर दिए? स्थगित कर दिए। ठीक है, इनकी जो प्रमुख कृति है अंबेडकर जी का, कुछ किताबें याद रखिएगा, शूद्रों की खोज, अछूत कौन है और कैसे। ठीक है, ये इनकी किताबें हैं। ठीक है साहब, तो चलिए इतना पॉइंट हम लोगों को यहाँ से ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा होगा प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों का दमन का चित्रण किया गया है, किनके द्वारा लिखा गया है? दीनबंधु मित्र। बिहार स्पेशल में भी बताए होंगे, कितना बार बताए होंगे, ये तो रटा हुआ चीज़ें हैं, तो इस पर तो ज़्यादा कुछ बोलना ही नहीं है हमको। चलिए ये हो जाएगा आपका आंसर क्या? दीनबंधु मित्र। ठीक है साहब, चलिए कुछ इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, क्या एक्स्ट्रा फैक्ट है इसमें। चलिए दीनबंधु मित्र 1869 ईस्वी में 1859 ईस्वी में इन्होंने नील दर्पण नामक किताबों की रचना की, और इन्होंने उस किताब में जो नील की खेती करने वाले जो किसान थे उनकी क्या दैनिक स्थिति थी, क्या दयनीय उसकी स्थिति थी, उनके बारे में इन्होंने क्या किया? वर्णन किया, उनके बारे में बताया किस प्रकार से उनका शोषण किया जाता है। वाणिज्य घोष थे उनमें, तो याद रखिएगा कि वाणिज्य घोष की जो किताबें थी वो थी पुस्तकें भवानी मंदिर, ये पत्रिका थी भवानी मंदिर। अरविंद घोष, इनका था कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम और लाइफ डिवाइन। क्या था? कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम और लाइफ डिवाइन। ठीक है, ये किन की किताबें? अरविंद घोष की। ठीक है, अरविंद घोष की। रविन्द्रनाथ टैगोर की किताबें गीतांजलि, होम एंड वर्ल्ड, विसर्जन, डाकघर, चित्रांगदा। ठीक है साहब, और गीतांजलि के लिए आपको पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज दिया गया था, साहित्य का नोबेल प्राइज। किसका? साहित्य का नोबेल प्राइज किस किताबें के लिए? गीतांजलि के लिए दिया गया था। उसके बाद देखिएगा शरत चंद्र, इनकी जो पुस्तकें हैं देवदास और चरित्रहीन। ठीक है साहब, इतना पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना, ये सारे ऑप्शन में थे तो इनकी किताबें एक दो हम लोग डाल दिए। चलिए अगला देखिएगा 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेज के द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? क्या होगा? फ्रांसीसी के बीच। चलिए, और यही वांडीवास का युद्ध था जिस युद्ध में फ्रांसीसी एक तरह से समझिए कि पूरी तरह से क्या हो गया? समाप्त हो गया, केवल पांडिचेरी में ये रह गया था, और पांडिचेरी में ये 1954 में बाद में गया था वहाँ छोड़ करके। ठीक है साहब, तो ये वांडीवास का 1760 ईस्वी में युद्ध हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी तरफ से जो सेनापति था वो काउंट डी लाली। कौन था? काउंट डी लाली। और अंग्रेज के तरफ से कौन था? अंग्रेज की ओर से सेनापति बोलिए। आयरकुट। कौन था? आयरकुट। सही बात है। कितना बार बताए होंगे, इतना बार बताए होंगे ना कि बाहरों आदमी को सुनाई पड़ जाता होगा, इतना बार बताए हैं तो फिर भी बताइए। चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग। चलिए, फ्रांसीसी 1760 ईस्वी में वांडीवास का जो युद्ध हुआ था फ्रांस एवं अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांस बुरी तरह हार गया था, और यही वह निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसियों का जो प्रतिद्वंद्विता था वो भारत में समाप्त हो गया था, और बिल्कुल सिमट करके ये पांडिचेरी में ही रह गया था। ठीक है साहब, 22 अक्टूबर 1760 को इस युद्ध में अंग्रेजी सेनापति कौन था? आयरकुट, और फ्रांसीसी सेनापति को था काउंट डी लाली था। फ्रांसीसी 1954 तक कहाँ रहा? पांडिचेरी में रहा। आपको पता है कि जो ये 1774 ईस्वी में पांडिचेरी को लिया था। पांडिचेरी एक गांव था उस समय, पांडिचेरी एक गांव था उस समय, और उस समय था वालीकोंडपुरम। वालीकोंडपुरम का एक सूबेदार था, सूबेदार जिसका था शेर खां लोदी नाम था। क्या नाम था? शेर खां लोदी नाम था। उसी से एक गांव ये लिया था। ठीक है साहब,
और 1774 में लिया था, और यहीं पर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई, किला बनाया, और बाद में जाकर के 1954 तक ये यहाँ पर राज किया। 1954 में ये लोग गए थे। चलिए, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का क्या था आरंभ किया था? पृथक निर्वाचक मंडल, बताए क्या होगा? निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल, पृथक निर्वाचन नहीं बताया, मुस्लिम के लिए अलग प्रतिनिधित्व, जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व, विश्वविद्यालय के लिए अलग प्रतिनिधित्व बताए हैं ना। तो ये कब हुआ था? गजब हाल है, कुछ भी बोल देते हैं। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 होगा, जिसको मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं। कुछ भी बोल देते हैं, मार्ले मिंटो सुधार, इसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? मार्ले मिंटो सुधार में ये क्या किया गया था कि मुस्लिमों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, जिसके कारण मिंटो द्वितीय को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। ठीक है साहब, मिंटो को। चलिए, कुछ फैक्ट्स हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत जो मुस्लिम वर्ग था उसके लिए अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। विश्वविद्यालय के लिए, जमींदारों के लिए, इन सबों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, एक ऑप्शन में था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट आपको पता है कि 1773 में वारेन हेस्टिंग्स के समय में आया था। इसी के तहत भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में कोलकाता में की गई थी, जिसमें 3 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे और अन्य न्यायाधीश जो थे चैम्बर, लिस्टर और हाइड थे। चलिए, उसके बाद देखिएगा चार्टर अधिनियम 1833, ये विलियम बेंटिक के समय में, बोल भी चुके हैं पहले। इसमें कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसको क्या कर दिया? पूर्णतः समाप्त कर दिया। अब कंपनी व्यापार नहीं करेगी, कंपनी क्या करेगी? केवल शासन का काम करेगी। भारत में केवल अब कंपनी क्या करेगी? शासन करेगी। दास प्रथा समाप्त कर दिया गया, किसके द्वारा? एलन बरो के द्वारा। 1833 में आया था, लेकिन ये 43 में समाप्त किया गया था। मतलब पूछा जाएगा कि दास प्रथा किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया, तो बोलेंगे चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा समाप्त किया गया। और कब किया गया? तो 1843 में। किसके द्वारा? एलन बरो के द्वारा। ठीक है साहब। बंगाल के जो गवर्नर जनरल था उसका नाम बदल करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बोलेंगे तब विलियम बेंटिक को, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो बोलेंगे वो भी विलियम बेंटिक को। चलिए, विधि आयोग का जो गठन किया गया था इसी अधिनियम के तहत, और किसकी अध्यक्षता में? मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। और इसी के तहत जाति, धर्म, रंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। अभी भी हमारे संविधान का जो मौलिक अधिकार है उसमें आप देखिएगा कि अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, रंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव को वर्जित कर दिया गया, मतलब समाप्त कर दिया गया। ठीक है साहब। चलिए, क्या बोले? क्या? हाँ बोलिए, क्या? वो पूरा शासन चला गया था, इसमें क्या है कि कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हुआ, कि कंपनी अब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार नहीं करेगी, केवल अब भारत में वो राज करेगी, शासन करेगी, केवल शासन का काम करेगी। और इससे पहले था कि शासन भी करती थी और राज क्या कहते हैं, व्यापार भी करती थी। ठीक है साहब, इस तरह की बात है। चलिए, अगला देखिएगा, 1831 में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? क्या होगा आंसर? ये बिहार स्पेशल में पढ़ाए थे। चलिए, ठीक बात है, बिहार स्पेशल में पढ़ाए थे, बढ़िया है, याद रखना है। आंसर क्या होगा? सी भूम आंसर हो जाएगा। 1831 में बुधो भगत के नेतृत्व में क्या हुआ था? कोल विद्रोह हुआ था। बिहार में बताए थे कि कौन कोल विद्रोह? कोल विद्रोह याद रखना है। संथाल विद्रोह, ठीक है, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, उसके बाद हो विद्रोह, ठीक है, पहाड़िया विद्रोह, ठीक है, पहाबी विद्रोह 1831 में, ठीक है, जो पटना केंद्र था इसका, ठीक है, ये सारे विद्रोह, लोटा विद्रोह हुआ था, सोरा विद्रोह हुआ था, ये सारे विद्रोह हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, अगला बिहार में, हाँ चलिए अगला देखिएगा, नेक्स्ट अंतिम सवाल, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी?
ठीक है साहब। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, श्यामल दास कॉलेज भावनगर, श्यामल दास कॉलेज भावनगर। ठीक है साहब। चलिए अब इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं, गांधी जी कौन कौन स्कूल में पढ़े थे, केना केना पढ़े थे। चलिए, गांधी जी का जन्म सबसे पहला नंबर याद रखिएगा कि 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के कहाँ हुआ था, पोरबंदर में हुआ था। ठीक है साहब। इनके माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम क्या था, करमचंद गांधी, और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। ठीक है साहब। 1887 में राजकोट हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा की। हाँ, मैट्रिक की परीक्षा 1887 में ये पास किए थे, कहाँ से, राजकोट हाई स्कूल से। ठीक है साहब। उसके बाद श्यामल दास कॉलेज में भावनगर से इन्होंने पढ़ाई की थी। फिर यहाँ से जब पढ़ाई कर लिए कॉलेज की पढ़ाई, तब ये बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए, वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ चले गए, लंदन यूनिवर्सिटी चले गए। वहाँ से पढ़ कर के आए। जब वकालत पढ़ लिए तब 1893 में अब्दुल्ला नामक एक गुजरात का व्यापारी था, उसका मुकदमा लड़ने के लिए कहाँ चले गए, दक्षिण अफ्रीका चले गए 1893 में। जब वहाँ गए तो इन्होंने जो वहाँ भारतीयों के साथ शोषण हो रहा था, उन सारे शोषणों को लेकर के उन्होंने विद्रोह वगैरह भी किया, आंदोलन वगैरह किए। और सबसे पहले सत्याग्रह का जो प्रयोग किए थे गांधी जी, वो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। लेकिन अगर पूछेगा कि भारत की धरती पे कहाँ किए थे, तब बोलेंगे चंपारण में। ऐसे पहली बार पूछेगा तब क्या बोलेंगे हम लोग, दक्षिण अफ्रीका में किए थे। और फिर बाद में जाकर के 9 जनवरी 1915 को फाइनली ये भारत लौट कर के आ गए, जिसके कारण 9 जनवरी को हम हर साल क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। और ये बातें ध्यान में रखना है, बस इतना ही पॉइंट। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1910 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना किए थे, दक्षिण अफ्रीका में किए थे। गांधी जी सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किए थे, दक्षिण अफ्रीका में किए थे। जबकि भारत की धरती पर अगर पूछा जाए तो चंपारण में किए थे। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दी गई थी। ठीक है साहब। इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय एक नारा दिए थे कि करो या मरो। और जब ये मर रहे थे तो उन्होंने अपने मुंह से एक शब्द निकाले थे जिसका क्या नाम था, हे राम। ठीक है साहब। चलिए ये सेट हम लोगों का हो गया जो 66वीं का था। अब जो नेक्स्ट हम लोगों का होगा क्या होगा, 65वीं का। ठीक है साहब। चलिए।